बोलो आप। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम आप सभी जानते हैं, अरविंद कुमार शर्मा। ठीक है, आज मैं जो है क्लास लेने वाला हूँ। आप सभी को पता है फार्मेकोलॉजी की क्लास लगने वाली है। जितने भी जो हमारे एग्जाम है, नोट सेट, चाहे नोट सेट ले लो, चाहे एसजीपीजीए ले लो, अभी जस्ट लेटेस्ट में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी क्वारी आ रही है आपकी, उसी पर हम क्वारी करेंगे फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी की, जो आपके जनरल फार्मा होती है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलो जनरल फार्मा से रिलेटेड हम सारी की सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है हम उसके बारे में बात करेंगे। एक बार सारे जने जुड़ जाएं। हाँ जी, तो एक बार सारे स्टूडेंट जुड़ जाएं। अंकिता वर्मा जी, गुड इवनिंग सर। सोनिका शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। महक प्रिया, रुचिका ठाकुर, दिव्या, चले सबको गुड इवनिंग टू ऑल। सारे जने जुड़ गए क्या? हाँ जी, चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जितनी भी फार्मा होती है, जितनी जितनी भी फार्मेकोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज है, हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सभी यही रहना, कहीं जाना मत, चाय पीने के लिए नहीं जाना है आपको। ठीक है, यही रहना है आपको और यही इस क्लास का आनंद उठाना है। चले हम बात करें। फर्स्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजीज है जिसका नाम है ऑब्वियसली, अगर हम बात करें तो ओके, हमारा पेन, यस, हम पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी। हाँ जी, तो फार्मेकोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली आप सभी को पता होना चाहिए कि व्हाट इज फार्मेकोलॉजी। एक बार सारे के सारे कमेंट छोड़ें कि व्हाट इज फार्मेकोलॉजी। हाँ जी, इधर दिव्या जी, आंचल जी, सारे जने अपने कमेंट छोड़े। व्हाट इज फार्मेकोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय फार्मेकोलॉजी। हाँ जी, अगर हम बात करें फार्मेकोलॉजी के बारे में, तो फार्मेकोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ द मेडिसिन। देखो, फार्मा का मतलब होता है ऑब्वियसली ड्रग, यस और नो, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, ये लॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द ड्रग्स, स्टडी ऑफ द ड्रग्स इज नोन एज व्हाट? फार्मेकोलॉजी। अगर हम बात करें फार्मेकोलॉजी की, तो फार्मेकोलॉजी में ऑब्वियसली टू मेजर टर्म्स आती है। कितनी भैया? टू। पहली आती है हमारी फार्मेको काइनेटिक, फार्मेको काइनेटिक। दूसरी आती है हमारी फार्मेको डायनेमिक, वेरी गुड। हाँ जी, दूसरी आती है हमारी फार्मेको डायनेमिक। ये लो सर। अगर हम बात करें फार्मेको काइनेटिक के बारे में, देखो फार्मेको काइनेटिक का सीधा सा मतलब होता है, देखो काइनेटिक का मतलब होता है मोमेंट। क्या मतलब होता है भैया? मोमेंट। और फार्मा का मतलब होता है ड्रग। अगर हम बात करें तो सिंपल सा फंडा है सर कि ड्रग का मूवमेंट होना, और ड्रग का मूवमेंट किसके द्वारा होगा? ड्रग का मूवमेंट बॉडी के द्वारा होगा सर। अगर हम बात करें फार्मेकोकाइनेटिक के बारे में, और इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग इज नोन एज फार्मेकोकाइनेटिक। क्या मतलब हुआ सर? इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग इज नोन एज फार्मेकोकाइनेटिक। नेक्स्ट वन, हम बात करें फार्मेकोडायनेमिक के बारे में। यहां पर आप सभी को पता होना चाहिए, फार्मा का मतलब होता है ड्रग, डायनेमिक का मतलब होता है पावर। अब ड्रग की कितनी पावर है अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाने की, वो होती है फार्मेकोडायनेमिक। अगर हम फार्मेकोडायनेमिक की बात करें, सीधा सा मतलब होता है सर इसका कि इफेक्ट ऑफ द बॉडी, इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी इज नोन एज फार्मेकोडायनेमिक। यस और नो? देखो देखो, सबसे पहले एक पर्सन जो वो किसी ड्रग को लेता है, और ड्रग को लेने के बाद में, अब देखो कुछ जो बॉडी है वो ड्रग के साथ में करेगी, और कुछ ड्रग बॉडी के साथ में करेगी, और जो बॉडी ड्रग के साथ में करती है वो है फार्मेकोकाइनेटिक, और जो जो ड्रग बॉडी के साथ में करती है वो है डायनेमिक। डायनेमिक का सीधा सा मतलब होता है सर कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। यस और नो?
आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट छोड़ें कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पता लगे कि मुझे आपको किस बिहाफ पर आपकी खोपड़ी में घुसाना है। चलो एक बार सारे जने कमेंट छोड़ो कि हाँ सर समझ में आ रहा है हमें, तब जो है मुझे तसल्ली होगी कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर मैं ऐसे ही बके जा रहा हूं। जी बताइए। हाँ जी। तो अगर हम बात करें इसमें, जी जी, तो हम पढ़ रहे थे ऑब्वियसली फार्मेकोकाइनेटिक के बारे में और फार्मेकोडायनेमिक के बारे में। हाँ जी, नेहा ठाकुर जी, शिवानी ठाकुर जी, ओ सॉरी, शिवानी ठाकुर, पूजा कश्यप, यस सर। ओके, तो क्लास को इसी मजे के साथ में हम आगे बढ़ाते हैं। देखो नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है, जो कि है फार्मेकोकाइनेटिक। चलो, फार्मेकोकाइनेटिक का सीधा सा मतलब क्या होता है? इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग इज नोन एज फार्मेकोकाइनेटिक। यस और नो? अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ द बॉडी, अब बॉडी का क्या इफेक्ट होने वाला है हमारी ड्रग के ऊपर, वो हम पढ़ने वाले। देखो बॉडी का इफेक्ट होगा, ये इफेक्ट होगा कि फर्स्ट वन इसका इफेक्ट होगा ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट वन क्या इफेक्ट होगा? एब्जॉर्प्शन। सेकंड वन इसका जो इफेक्ट होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम इसको ऐसे लिखते हैं एक निमोनिक के द्वारा। देखो निमोनिक इसका बनेगा एड मी। क्या बनेगा? एड मी। ठीक है। हाँ जी, तो सर राइटिंग थोड़ा सा ठीक करो सर। ओके, राइटिंग थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो हम बात करें इसमें ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। आ एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। क्या मतलब होता है? मेटाबॉलिज्म। और ई का मतलब होता है एक्सक्रिएशन। ई का मतलब क्या होता है? एक्सक्रिएशन। अब हम वन बाय वन करके इस टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ऑब्वियसली फार्मेकोकाइनेटिक। फार्मेकोकाइनेटिक के ऑब्वियसली चार कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? चार। पहले हम बात करें एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट वन मेटाबॉलिज्म, नेक्स्ट वन एक्सक्रिएशन। अगर हम बात करें ऑब्वियसली ये जो चार कंपोनेंट है, ये चार कंपोनेंट को हम जस्ट पढ़ने वाले हैं एक न्यूमोनिक के द्वारा। आप याद रखोगे इसको। ठीक है, और जो निमोनिक होने वाला है वो कौन सा निमोनिक होने वाला है? एडमी। आप इसको आदमी भी बोल सकते हो। एक आदमी में जो ड्रग मोमेंट करती है उस मोमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। यस और नो? पहला जो है, पहला जो कंपोनेंट है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। चलो वन बाय वन करके हम फार्मेकोकाइनेटिक के जितने भी कंपोनेंट हैं उसके बारे में डील करने वाले हैं। फर्स्ट वन जो होता है जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन। चले, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है आप सभी बताइएगा जी। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है आप सभी बताइएगा।
देखो एब्जॉर्प्शन का सीधा सा मतलब होता है, ध्यान दो यहां पे, ये हमारा है प्यारा सा स्टमक, ठीक है। स्टमक में कोई ड्रग आई, यहां पर क्या है आपके गैस्ट्रिक वेन, क्या है गैस्ट्रिक वेन। अगर हम बात करें कि स्टमक से किसी भी ड्रग का निकल करके कहां जाना, आपके गैस्ट्रिक वेन में जाना, हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी ड्रग का ऑर्गन से निकल करके कहां जाना, ब्लड में जाना, कंडीशन क्या कहलाएगी सर, एब्जॉर्प्शन। अब मुझे बता दो कि आपको एब्जॉर्प्शन समझ में आया या नहीं आया। एब्जॉर्प्शन का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी ड्रग का ऑर्गन से निकल करके ब्लड में जाना, चाहे कोई सा भी ऑर्गन हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ऑर्गन से निकल करके कोई भी ड्रग ब्लड में जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे सर। आया या नहीं आया समझ में, आ गया ना। अगर आपने कोई ड्रग ली है, ड्रग लेने के बाद में आपके स्टमक में गई है और स्टमक से फिर निकलती है सर गैस्ट्रिक वेन, और जो गैस्ट्रिक वेन है ये गैस्ट्रिक वेन में और स्टमक से निकल कर गैस्ट्रिक वेन में चली जाएगी, दैट कंडीशन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को अगर हिंदी में बोले तो क्या कहते हैं सर, अवशोषण कहते हैं। आया या नहीं आया समझ में आपको, यस और नो। अगर हम इसमें बात करें तो एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है। फर्स्ट वन टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक बार सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सर। हाँ जी, टेरोट विद मेगा, माय गॉड, किरण कुमारी, सोनिया कश्यप, जम्मू, दिव्या ठाकुर, यस सर यस सर यस सर, ओके। अब मुझे बताओ डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जी बताइए। अगर आपने जीआईटी पढ़ा होगा तो मुझे बताओगे कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का मतलब आप क्या समझते हो, कोई भी मुझे ये नहीं कहेगा कि डाइजेशन का मतलब पाचन होता है, जी बताइए। हाँ जी, सारे जने स्टार्ट हो जाए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें जी। देखो डाइजेशन का सीधा सा मतलब होता है पकोड़ों की पकोड़ियां बनाना। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं डाइजेशन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ द ड्रग इनटू द स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल, यस और नो सर। बहुत बड़े ड्रग के मॉलिक्यूल को आप स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में तोड़ते हो, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में इसका ब्रेक डाउन करते हो, कंडीशन क्या कहलाएगी, कंडीशन कहलाएगी डाइजेशन। डाइजेशन इज अ प्रोसेस in which the large molecule of the drug is broken down into the small small molecule, condition is known as what, condition is known as what, condition is known as digestion। आया या नहीं आया समझ में। देखो कोई भी ड्रग लो, चाहे कोई भी फूड स्टफ लो, आपके जस्ट स्टमक में जाएगा और उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। चाहे भले से ड्रग ले लो, ड्रग का भी डाइजेशन होता है, यस और नो। आया या नहीं आया समझ में। देखो डाइजेशन, डाइजेशन इसमें जो टर्म है वो आपको ध्यान में रखनी है कि लार्ज मॉलिक्यूल को आपको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना है, यस और नो। अच्छा, डाइजेशन के बाद में एक छोटी सी चीज हमको पता होनी चाहिए कि जो स्टमक की जो पीएच होती है वो क्या होती है, पीएच ऑफ स्टमक। वेरी गुड, हाँ जी, कौन बोल रहा है, मांशुस्पोलिया के दिव्या ठाकुर, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स। चलें, अगर हम बात करें पीएच ऑफ स्टमक की, तो पीएच ऑफ स्टमक होती है आपके, आप सभी को पता है कि इसकी जो पीएच है वो कैसी होती है, हाईली एसिडिक। इसकी पीएच कैसी होती है, हाईली एसिडिक होती है सर। अगर हाईली एसिडिक होती है तो वो किसकी वजह से होती है, ये होती है आपके HCl की वजह से। जो स्टमक की पीएच होती है वो हाईली एसिडिक होती है, किसकी वजह से होती है, HCl की वजह से। HCl आप सभी को पता है कि ये HCl कहां से सिक्रिएट होने वाला है, ये HCl हमारा सिक्रिएट होने वाला है सर स्टमक में, जो कि स्टमक की पीएच को कैसा बना देगा, स्टमक की पीएच को एसिडिक बना देगा। एसिडिक नहीं, हाईली एसिडिक बना देगा। क्या बना देगा, हाईली एसिडिक। अगर हम बात करें पीएच ऑफ इंटेस्टाइन, वाओ दैट्स ग्रेट, पीएच ऑफ इंटेस्टाइन। अगर इंटेस्टाइन के पीएच की बात करें, वरुण सिंह 1.5 to 3.5, ओके। अगर हम बात करें पीएच ऑफ इंटेस्टाइन, तो जो इंटेस्टाइन की पीएच है वो ऑब्वियसली क्या होती है, स्लाइटली
एल्केलिन, सॉरी, हम कह सकते हैं कि जो इंटेस्टाइन की जो पीएच होती है वो एल्केलिन होती है। अब एल्केलिन किसकी वजह से होती है सर? ये एल्केलिन होती है, मुझे बताओ कि आप इंटेस्टाइन में क्या बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? तो स्टमक में बाइकार्बोनेट की वजह से, सॉरी, इंटेस्टाइन में बाइकार्बोनेट की वजह से जो इंटेस्टाइन की पीएच होने वाली वो कैसी होने वाली है? ऑब्वियसली एल्केलिन। यस और नो? अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? मेरे को कहां जरूरत है ये पढ़ाने की? मेरे को यहां जरूरत है क्योंकि हम जब कंडीशन को जब हम आगे बढ़ाएंगे तब हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे ये एब्जॉर्प्शन को भी इफेक्ट करती है हमारी ऑर्गन की पीएच। अब देखो कैसे, एब्जॉर्प्शन में ही हम पढ़ेंगे। ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन दी टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पे हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है। फर्स्ट वन जो फैक्टर है जिसका नाम है सोलैबिलिटी। कौन सा फैक्टर है सर? सोलैबिलिटी। व्हाट इज सोलैबिलिटी बताइए? हाँ जी, व्हाट इज सोलैबिलिटी? देखो, सोलैबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है घुलनशीलता। क्या मतलब होता है सर? घुलनशीलता। अगर हम बात करें सोलैबिलिटी की, ये जो सोलैबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे घुलनशीलता। यस और नो? जो सोलैबिलिटी होती है, ऑब्वियसली ये ड्रग कितनी घुलनशील है। अच्छा, कहां पे घुलनशील है? अगर हम बात करें सोलैबिलिटी की, जो आपके एक लाइन इसमें ध्यान में रखनी है कि जो लिपिड सोलेबल ड्रग है, लिपिड सोलेबल ड्रग इज मोर सोलेबल देन वाटर सोलेबल ड्रग। सॉरी, एक मिनट, लिपिड सोलेबल ड्रग इज मोर एब्जॉर्ब्ड देन वाटर सोलेबल ड्रग। अगर हम बात करें तो हमारी सबसे ज्यादा जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होना है वो कौन सी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा सर? ये आपके होगा लिपिड सोलेबल ड्रग का। कौन सी होगा? लिपिड सोलेबल ड्रग हमारी बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब होती है वाटर सोलेबल ड्रग की तुलना में। अगर हम बात करें ये लिपिड सोलेबल ड्रग ज्यादा एब्जॉर्ब क्यों होती है? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ये फोस्फोलिपिड की लेयर होती है। कौन से लिपिड की लेयर होती है सर? फोस्फोलिपिड की लेयर होती है। हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे कि हम अगर बात करें तो स्टमक के चारों तरफ एक फोस्फोलिपिड की लेयर है। ये फोस्फोलिपिड की लेयर क्या करती है? जैसे ही ड्रग आई, ये ड्रग को कहां पहुंचा देती है सर? ये सोलेबिलिटी की वजह से ये ड्रग इजीली हमारी सोलेबल हो जाती है। कहां पे? ये इजीली लिपिड सोलेबल ड्रग हमारी इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने का मतलब कहां पे पहुंच जाती है सर? ये पहुंच जाती है हमारे ब्लड में। यस और नो? आया या नहीं आया समझ में आपको? ठीक है, हमारी जो बॉडी की जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है फोस्फोलिपिड की। आपको ध्यान में रखना है सर जी। हाँ जी, यस और नो? जी, इंटेस्टाइन की पीएच 7.5 टू 8.5। वरुण जी, वेरी गुड। चलो, अगर हम बात करें इसमें ध्यान देना, तो पहले जो है हमारी, आपको ध्यान में रखना है कि जो लिपिड सोलेबल ड्रग है वो वाटर सोलेबल ड्रग की तुलना में ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। यस और नो? अगर हम बात करें इसमें ध्यान दो कि जो लिपिड सोलेबल ड्रग है ये किन किन जगहों पर ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। अगर हम बात करें जो लिपिड सोलेबल ड्रग है ये ऑब्वियसली वाटर सोलेबल ड्रग की तुलना में ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। अब हमारी फोस्फोलिपिड की लेयर है जो मेनली कहां होती है, हम उसकी बात करने वाले हैं। पहला हम लेते हैं ओरल केविटी। ऑब्वियसली ओरल केविटी में भी हमारी क्या होती है सर? ओरल केविटी में भी हमारी फोस्फोलिपिड की लेयर होती है, इसीलिए ये जीआईटी में ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट वन हम बात करें हमारी आई की। देखो, आई की स्ट्रक्चर में सबको पता होगा कि ये हमारी आई की स्ट्रक्चर है। ये काला काला सा पार्ट आपको नजर आ रहा है जो, इसको हम कहेंगे कॉर्निया। क्या बोलेंगे? कॉर्निया। और जो ये व्हाइट सा पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको बोलेंगे सक्लेरा। क्या बोलेंगे? सक्लेरा। अब देखो, सक्लेरा और कॉर्निया के चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है?
ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बोलेंगे कंजक्टाइवा। क्या बोलेंगे? कंजक्टाइवा। आया या नहीं आया समझ में? अगर मैं बात करूं इसमें कंजक्टाइवा की, जो आप आई ड्रॉप देते हो, वो आई ड्रॉप जब देते हो आप, तो पेशेंट को ऐसे बोलना है कि आप अपने काले काले से पार्ट को ऊपर ले जाओ, आपको नीचे जो है वो आई ड्रॉप डालनी है। और जो आप आई ड्रॉप डालते हो वो सबसे पहले किसको टच करेगी सर? वो सबसे पहले आपके कंजक्टाइवा को टच करने वाली है, ठीक है। और ये जो कंजक्टाइवा होती है ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। और हाँ, अगेन आपको ध्यान में रखना है सर कि कंजक्टाइवा की जो मेम्ब्रेन है वो भी किसकी बनी होती है सर? फोस्फोलिपिड की बनी होती है। ऑब्वियसली जितने भी जो आई ड्रॉप आते हैं, ऑब्वियसली वो कौन से, उनकी सोलेबिलिटी कौन सी होगी? उनकी सोलेबिलिटी होगी, ये लिपिड सोलेबल होते हैं। आया या नहीं आया समझ में? अगर मैं बात करूं हमारा तीसरा ऑर्गन जिसका नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर के चारों तरफ भी फोस्फोलिपिड की लेयर होती है सर, और लिपिड सोलेबल ड्रग जो है वो आसानी से क्रॉस कर जाती है इसको भी। व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर? वाओ, दैट्स ग्रेट। ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्यों होता है? देखो, हमारा जो ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। जो पावर हाउस होता है ना, वो पावर हाउस होता है ऑब्वियसली हमारा ब्रेन। यस और नो? यहां से सीधे तार जुड़े होते हैं हमारे घर तक, सॉरी घर तक नहीं, हमारे बॉडी के लाइक हेड टू टो। यस और नो? जितने भी तार जो है वो ऊपर से आते हैं नीचे। गॉट इट? अब मैं बात करूं, हमारा नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो, जो हम चीजें देखते हैं सर, आई की बदौलत नहीं देखते हैं। वो किसकी बदौलत देखते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से देखते हैं। अब देखो, अगर आई हमें चीजें दिखाती तो आई जो है इमेज को कैसा बना देती सर? उल्टा बना देती। अगर आई रेस्पॉन्सिबल होती हमारी चीजों को दिखाने के लिए तो हमें सारी चीजें उल्टी दिखती। लेकिन हाँ, उल्टी इमेजेस को सीधा करने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि क्या कान हमें सुना रहे हैं? नहीं सर, हमें कान नहीं सुना रहे, हमें सुना रहा है हमारा ब्रेन सुना रहा है। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जब इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया तो इसके चारों तरफ भी एक प्रोटेक्शन होना चाहिए। और वो जो प्रोटेक्शन है वो ऑब्वियसली कौन बनाता है? हमारा बैरियर, जिसको हम बोलते हैं जो ब्लड और ब्रेन के बीच में होता है, ताकि ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो कहां नहीं जाए? ब्रेन तक नहीं जाए। इसीलिए भगवान जी ने हमारे पहले से ही क्या भेज करके भेजा है हमारे अंदर? अरे भेज करके नहीं भेजा है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर 3 बीबी भेजा है हमारे ब्रेन के अंदर। यस और नो? ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर बनता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या बनाती है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। यस और नो? सॉरी, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स नहीं, हमारी एस्ट्रोसाइट्स। क्या बनाती है? एस्ट्रोसाइट्स। गॉट इट? यस और नो? तो ये तो आप मेरे से पढ़ चुके हो ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। और कौन सी हमारी सेल ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है? एस्ट्रोसाइट्स, जो कि लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया होती है और जो ऑब्वियसली अदर फंक्शंस भी करती है सीएनएस में। तो हमारा टॉपिक ये नर्वस सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है, न्यूरोग्लिया बिल्कुल नहीं है। हम अपने फार्मेकोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है, ऑब्वियसली देखो, एक तो होता है सोलेबिलिटी। एक मैंने क्या बताया आपको? सोलेबिलिटी में आपको ध्यान में रखना है सर कि लिपिड सोलेबल ड्रग इज मोर एब्सॉर्ब्ड देन वाटर सोलेबल ड्रग। नेक्स्ट वन आता है मीडियम। देखो, मीडियम भी दो तरह के होते हैं। मीडियम भी कितने तरह के होते हैं सर? 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा एसिडिक मीडियम, एक सर हमारा होता है एसिडिक मीडियम, और एक तरफ होता है हमारा एल्केलिन मीडियम। ये लो सर, जिसको हम बोलेंगे ऑब्वियसली बेसिक मीडियम भी बोलते हैं इसको, है ना? बेसिक मीडियम भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं एसिडिक मीडियम की, ये जो एसिडिक मीडियम होता है हमारा, ऑब्वियसली ये जो एसिडिक मीडियम होता है, हम, हाँ जी, वरुण सिंह, ओके, एस्ट्रोसाइट्स। चले, अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम की, ये जो सर हमारा एसिडिक मीडियम होता है,
एसिडिक मीडियम में हमारी कौन सी ड्रग सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है? पहला फैक्टर कौन था हमारा? पहला फैक्टर था सोलैबिलिटी, दूसरा फैक्टर है सर मीडियम। अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम की, देखो सर एसिडिक मीडियम हमारा कहां होता है? स्टमक में होता है। अभी हमने पढ़ा था सर। और जो एल्कलीन मीडियम होता है हमारा, वो होता है इंटेस्टाइन में। अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम की, जो एसिडिक मीडियम होता है हमारा ऑब्वियसली होता है आपके स्टमक में। अगर मैं आपसे कहूं कि एसिडिक ड्रग्स आर बेटर अब्सॉर्ब और मोर अब्सॉर्ब्ड इन एसिडिक मीडियम, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सीधा सा मतलब है हमारे जो नेचर का है हम उसी से बात करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग से ये कि हम जो है ऑब्वियसली जब हम इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट लोगों से बात करेंगे, है ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट से बात करेंगे, है ना, स्टूडेंट इंटेलिजेंट आदमी से बात करेंगे, है ना। जब हम एवरेज हैं तो हम हमारे टाइप का एवरेज लड़का ढूंढेंगे, उसी से हम बात करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये जो है हाई लेवल का जो पर्सन है वो हमसे भाव नहीं देगा, है ना। तो ह्यूमन बीइंग से अगर हम बात करें तो जस्ट हमारा जो नेचर है, नेचर को खींचता है ना। आपने देखा होगा कि बाबू जो लोग होते हैं वो अपने ऑब्वियसली अपने ही आदमी को जो है वो नौकरियों में ले लेते हैं, है ना, सेटिंग वेटिंग करवा के। वैसा क्या वैसा सर हमारी ड्रग है। अगर ड्रग एसिडिक मीडियम की है, अगर ड्रग एसिडिक मीडियम की है तो वो भी अपने आदमी को खींचेगी। जब अपने आदमी को खींचेगी ऑब्वियसली किसको खींचेगी सर? एसिडिक मीडियम आपके एसिडिक ड्रग्स को खींचेगी। तो एसिडिक ड्रग्स आर बेटर अब्सॉर्ब इन एसिडिक मीडियम, और जो बेसिक ड्रग्स है आर बेटर अब्सॉर्ब इन बेसिक मीडियम, और एल्कलीन ड्रग आर बेटर अब्सॉर्ब इन एल्कली नेचर। आया या नहीं आया समझ में? आपको आ गया ना? तो अपना जो आदमी है, मतलब अपने ही नेचर का जो आदमी है, वो खींचता है अपने को, आकर्षित करता है ताकि हम इससे बात करें। यस और नो? बात की गहराई को समझना सर। अगर मैं बात करूं एसिडिक ड्रग्स, तो एसिडिक ड्रग्स हमारी कौन कौन सी है ध्यान देना। ये जो एसिडिक ड्रग्स होती है हमारी, वो होती है, एग्जाम्पल के लिए आपने सभी ने सुना होगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इस ड्रग का आपने नाम सुना है या नहीं सुना है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को हम बोलेंगे सर एस्प्रिन। क्या बोलेंगे? एस्प्रिन। अच्छा, कसम है आपको, कसम है आपको, अब भी नहीं बोला आपने तो कब बोलोगे कि एस्प्रिन? मुझे बता दो सर कि एस्प्रिन जो है आपकी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कहां होती है? अब तो बता दो सर कि जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन का नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की एसिडिक ड्रग है, और एसिडिक ड्रग आप सभी को पता है कि यह सबसे ज्यादा एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होने वाली है। तो ये कहां एब्जॉर्ब होगी सबसे ज्यादा? स्टमक में एब्जॉर्ब होने वाली है। यस और नो? अगर हम बात करें बेसिक ड्रग्स की, तो ऑब्वियसली आपने नाम सुना होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। वाओ, दैट्स ग्रेट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑब्वियसली हम अगर बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, दैट आर द बेसिक ड्रग्स। अगर हम बात करें तो ये किस में एब्जॉर्ब होने वाली है? ये एब्जॉर्ब आपके होगी किस में? अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होने वाली है। यस और नो? अगर सबसे ज्यादा ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी, सपोज करो सर, आपको कसम है कि जो ये बेसिक ड्रग है ऑब्वियसली ये बेसिक मीडियम में ही एब्जॉर्ब होने वाली है। यस और नो? गॉट इट? तो अगर हम बात करें तो हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, हमारा एब्जॉर्प्शन जो है एक हमारा करता है मीडियम पे और एक हमारा करता है सॉल्युबिलिटी पे। यस और नो? आया या नहीं आया समझ में? अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है बायो अवेलेबिलिटी। अगर हम बात करें बायोअवेलेबिलिटी की, चलो बायोअवेलेबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बायोअवेलेबिलिटी है क्या? देखो, जो बायोअवेलेबिलिटी होती है, ये बायोअवेलेबिलिटी आपके होती है, जो बायोअवेलेबिलिटी होती है, बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि
amount of the drug which reaches to the systemic circulation और ऑब्वियसली एओर्टा। अब ड्रग का जितना अमाउंट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है, हमारे एओर्टा तक पहुंचता है, उसे हम कहेंगे सर बायोबिलिटी। अगर हम बायोबिलिटी की बात करें तो जो बायोबिलिटी होती है कि कितना अमाउंट ड्रग का हमको सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाना है, अगर जितना अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग का पहुंचता है वो ही हमारी बायोबिलिटी है। अगर हम बात करें बायोबिलिटी हमारे किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो इसके लिए भी सर दो फैक्टर्स होने वाले हैं। पहला जो फैक्टर होगा हमारा जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन। जो बायोबिलिटी है ऑब्वियसली ये एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करती है। और जो दूसरा फैक्टर होता है जिसका नाम है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर हम पहला फैक्टर की बात करें बोले तो एब्जॉर्प्शन। अब मुझे बता दो सर कि एब्जॉर्प्शन का मतलब वाकई में क्या होता है। एब्जॉर्प्शन का सीधा सा मतलब होता है सर कि मैं यहाँ पे बायोबिलिटी को समझाने के लिए मैं यहाँ पे जस्ट डायग्राम बनाता हूँ। ऑब्वियसली ये स्टमक, प्यारा सा स्टमक है आपका, और स्टमक के चारों तरफ है फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन, और ये है आपके क्या गैस्ट्रिक वेन। और गैस्ट्रिक वेन से ये जो ड्रग है ये हमारी पहुंचने वाली है। ऑब्वियसली मैं ये ट्रायंगुलर पार्ट बना देता हूं जिसका नाम है लीवर। चलो अगर हम बात करें इसमें, पहले हम लेते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, इसको मैं जो है थोड़ा सा, चलो ये है आपका प्यारा सा हार्ट। ओके, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेट्रियम, ओके लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम बात करें इसमें देखो यहां तक हमको ड्रग को पहुंचाना है, बोले तो एओर्टा। ये क्या है? एओर्टा। क्या है बताओ? एओर्टा। अगर हम बात करें इसमें देखो कि पहले जो ड्रग है आपने इंजेस्ट करी, और इंजेस्ट करके ये ड्रग किस में आ गई आपके? ऑब्वियसली एओर्टा में। किस में आ गई? सॉरी, स्टमक में आ गई। और स्टमक में आने के बाद में इस ड्रग का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। इसकी जो चारों तरफ वेन है ऑब्वियसली इसका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। अब ये जो ड्रग है हमारी, ये ड्रग है मान लो 100 mg की ड्रग है। कितने mg की है? 100 mg की। आपने जैसे ही खाई और ये ड्रग जो है इसका एब्जॉर्प्शन हो गया, और एब्जॉर्प्शन हुआ, मान लो इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो 80 mg हो गया। कितना हो गया? 80 mg। अच्छा मैं यूं कह दूं सर कि ये जो ड्रग है ये स्टमक से निकल करके आपके ब्लड में गई है, ऑर्गन से ब्लड में गई है, तो ऑर्गन से ब्लड में गई आपके 80 mg थी। कितनी? 100 mg थी। कितनी? 100 mg पहुंच गई कितनी? 80 mg। ठीक है, अब 80 mg पहुंची, हमको ये पता है। अब बायोबिलिटी जो है वो कितनी रहने वाली है? 100 mg नहीं रहेगी। अब बायोबिलिटी पॉसिबिलिटी है कि ये 80 mg रहे। सुनो, कोई ड्रग्स ऐसी भी होती है जो 100 mg है, इसका एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम होता है, एग्जैक्टली होता है। कुछ ड्रग्स का जो है वो 100% एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कुछ ड्रग्स का 80% भी होता है। तो अगर हम बात करें 80 mg हमारी ड्रग्स कहां पहुंच गई है? 80 mg हमारी ड्रग्स गैस्ट्रिक वेन में पहुंच गई है। अगर हम बात करें 80 mg का क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। बीच में 20 mg जो है वो नहीं हुआ, 80 mg ही हुआ। अब ये जो 80 mg एब्जॉर्प्शन है ये गई आपके किस में? ये गई आपके लीवर में। ठीक है, और लीवर के द्वारा कुछ ड्रग के अमाउंट को छीन लिया जाता है। ठीक है, मान लो ये 100 की 100 mg गैस्ट्रिक वेन में चली गई, 100 की 100 mg, 100% इसका क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। सर अच्छी बात या बुरी बात? ऑब्वियसली अच्छी बात है, क्योंकि ये जो 100 mg की पॉसिबिलिटी है कि ये ड्रग किस में पहुंच जाएगी? हमारे लीवर से निकल कर कहां पहुंच जाएगी? ऑब्वियसली हमारे हार्ट तक पहुंच जाएगी। लेकिन अच्छा 80 mg, मान लो 80 mg, मान लो 100 mg, ये 80 mg को मैं काट देता हूं, मान लो 100 mg। कितना? 100 mg। ऑब्वियसली इसको मैं जो है वो थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि आपके समझने में आसानी होगी। गुड कंसेप्ट ऑफ फार्मेकोलॉजी बाय अरविंद सर, माय गॉड, अभिषेक सर। चले ओके, इसमें जो है अगर मैं बात करूं गैस्ट्रिक वेन की, ठीक है, तो गैस्ट्रिक वेन जो है ऑब्वियसली आती है, और ये जो गैस्ट्रिक वेन है ऑब्वियसली ये जाती है आपके पोर्टल सिस्टम के द्वारा लीवर में। ठीक है,
और ऑब्वियसली ये जब लीवर में जाएगी तो लीवर से जो है वो वेन निकलेगी, ऑब्वियसली किसकी तरफ, हेपेटिक वेन ऑब्वियसली जाएगी आपके हार्ट की तरफ। यस और नो। अगर मैं बात करूं इसमें, देखो पहले जो ड्रग है आपकी गैस्ट्रिक वेन, ये गैस्ट्रिक वेन से निकल करके किसमें गई सर, ये गैस्ट्रिक वेन से निकल करके आपके गई सीधा का सीधा, सॉरी ये पहुंच गई आपके गैस्ट्रिक वेन में। ठीक है, जब गैस्ट्रिक वेन में पहुंची तो ये 100 mg की ड्रग थी और ये फिर गई। देखो अब ये ड्रग जो है वो बहुत राजी है, बहुत ज्यादा खुश है, इसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर गर्व हो रहा है। ठीक है कि मेरा 100% एब्जॉर्प्शन हो गया, मेरे से बड़ा स्ट्रांग और कोई भी नहीं है ना। तो ये अपने आप को जो स्ट्रांग मानती है और ये नाचती कूदती हुई जब लीवर के पास में जाती है तो लीवर बोलता है, क्या बोलता है कि ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मैं तुझे बताता हूं मेरा पावर। तूने अपना बता दिया पावर, अब मैं अपना पावर बताता हूं। लेकिन जो ड्रग का अमाउंट है, ये ड्रग का अमाउंट जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, इस एब्जॉर्प्शन का कुछ अमाउंट जो है वो लीवर के द्वारा भी छीन लिया जाता है। और मैं यूं कह दूं कि कुछ कुछ ड्रग ऐसी होती है जिनका 100% क्या हो जाता है सर, 100% लीवर के द्वारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, लीवर के द्वारा अमाउंट छीन लिया जाता है। और इस तरह के मेटाबॉलिज्म को हम बोलेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि लीवर के द्वारा अमाउंट ऑफ ड्रग को ले लेना, छीन लेना। दैट कंडीशन इज नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली आपके लीवर में होता है, लीवर से के द्वारा कुछ ड्रग को छीन लिया जाता है। मान लो ये 100% इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया। जब 100% इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ तो ऑब्वियसली ये ड्रग कितनी रह गई, 0 mg। और ये 0 mg कहां चली गई, आपके हार्ट में, और हार्ट से जाकर के फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंची लंग्स में, फिर लंग्स के द्वारा पहुंचे आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर पहुंची आपके एओर्टा में। और एओर्टा में जो पहुंचने वाली ड्रग है वो 0 mg पहुंची। अब मैं यूं कह दूं कि ड्रग का यहां पे ड्रग का जो आपकी वायबिलिटी है वो कितनी होती है सर, 0 mg होती है। आया या नहीं आया समझ में सबको? देखो सबसे पहले हम अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन में हम अगर बात करें तो पहले तो ऑर्गन से निकल करके कहां गई, ब्लड में। ड्रग ऑर्गन से निकल करके कहां गई, ब्लड में। दैट इज एब्जॉर्प्शन, है ना। मान लो 100% इसका हो गया एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ये ड्रग कहां पहुंच गई, लीवर में। और लीवर के द्वारा बहुत कुछ इसे छीन लिया गया, बहुत कुछ इसे छीन लिया गया। और लीवर के द्वारा छीन लेना कंडीशन क्या कहलाएगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद में ये जो ड्रग का जितना अमाउंट है, ये अमाउंट पहुंच जाता है हमारे हार्ट में, और हार्ट से फिर सो एंड सो फोर्थ, और बाद में पहुंच गया आपके एओर्टा में। और एओर्टा में जितना अमाउंट ड्रग का पहुंचता है वो आपके क्या कहलाता है सर, वो आपके कहलाता है बायोअवेलेबिलिटी। अब देखो कुछ कुछ ड्रग ऐसी होती है जिनका ऑब्वियसली 100 mg तो नहीं होता, लेकिन 80 mg होता है। कितना सर, 80 mg होता है। ठीक है, अब 80 mg, अब कुछ कुछ ड्रग ऐसी होती है जिनका 80 mg एब्जॉर्प्शन हुआ और 60 mg यहां पर ऑब्वियसली 20 mg जो है वो लीवर ने छीन लिया। हो गया कितना, 60 mg। और ये 60 mg जो है वो कहां पहुंच गई, आपके हार्ट में। हार्ट से देन सो एंड सो फोर्थ, देन पहुंच गई आपके एओर्टा में। और यहां पर 60 mg आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची। तो इस ड्रग का जो बायोअवेलेबिलिटी है वो कितना हो जाएगा सर, इस ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी हो जाएगा आपके 60 mg। हमने कहा है कि ड्रग का जितना अमाउंट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है वही हमारी होती है बायोअवेलेबिलिटी। आया या नहीं आया समझ में? एक बार सभी मुझे बता दें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी वर्मा जी, शर्मा जी, जो भी है, आप जो है पहले जो है मुझे बताएं ऐसे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। भैया स्टूडेंट कम कैसे हो गए, पहले थे 49 अब हो गए 45। ओ माय गॉड, ये तो शर्मनाक सी बात है। मेरी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। जल्दी से स्टूडेंट को बढ़ाओ। चलो हाँ जी, तो बायोअवेलेबिलिटी आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो अभी तक हमने पढ़ा है, जो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि जो है आपको भूलने में नहीं आएगा। फर्स्ट वन हमने पढ़ा था
फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ द ड्रग इज नोन एज फार्मेकोलॉजी। और फार्मेकोलॉजी में ऑब्वियसली मेन फार्मेकोलॉजी में दो कंपोनेंट होते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोडायनेमिक। जो फार्मेकोकाइनेटिक होती है, फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है सर, कि इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग, सॉरी, इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग इज नोन एज फार्मेकोकाइनेटिक। ठीक है, जो बॉडी के द्वारा जो ड्रग के ऊपर इफेक्ट दिखाया जाता है, भैया कुछ बॉडी करेगी ड्रग के साथ में, और जो बॉडी ड्रग के साथ में करेगी वो होगी सर फार्मेकोकाइनेटिक, और जो ड्रग बॉडी के साथ में करेगी वो होगी डायनेमिक, फार्मेकोडायनेमिक। और हमने पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा था फार्मेकोकाइनेटिक के कंपोनेंट्स के बारे में। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एक नहीं 4। अगर हम बात करें चारों कंपोनेंट्स को याद करने का तरीका सर सिंपल सा है, आप आदमी करके याद कर लो, एडमी करके याद कर लो। अच्छा, ए फॉर एज अ स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन, डी इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट वन मेटाबॉलिज्म, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, नेक्स्ट वन ई फॉर एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो एडमी के द्वारा आपको क्या ध्यान में रखना है, एडमी के द्वारा आपको फार्मेकोकाइनेटिक के 4 कंपोनेंट को ध्यान में रखना है। गॉट इट। फिर हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सर कि हमारे ऑर्गन टू द ब्लड, ऑर्गन से किसी ड्रग का ब्लड में जाना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन में ही हमारी जो एक टर्म आती है जिसका नाम है डाइजेशन, पकोड़ों की पकौड़ियां बनाना, दैट इज डाइजेशन। अगर हम बात करें पीएच ऑफ स्टमक की, तो स्टमक की पीएच होती है हाईली एसिडिक ड्यू टू द HCl। अगर हम बात करें पीएच ऑफ इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन की पीएच हमारे बाइकार्ब की वजह से इंटेस्टाइन की पीएच कैसे होती है, एल्कली नेचर की। अब एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारा, ये एब्जॉर्प्शन 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला होता है हमारा एब्जॉर्प्शन सोलेबिलिटी के ऊपर। सोलेबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिपिड सोलेबल ड्रग वाटर सोलेबल ड्रग की तुलना में ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो लिपिड सोलेबल ड्रग होती है ये ज्यादा एब्जॉर्ब इसीलिए होती है क्योंकि जो बॉडी की जो ऑर्गन है, ऑर्गन की जितनी भी जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है सर, फोस्फोलिपिड की। जब फोस्फोलिपिड की बनी होगी तो लिपिड को खींचेगा, जब लिपिड को खींचेगा तो क्या होगा, लिपिड का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। यस और नो, आया या नहीं आया समझ में। नेक्स्ट वन, सोलेबिलिटी के बाद में हम ऑब्वियसली सोलेबिलिटी जो है वो ऑब्वियसली 3 चीजों से होती है। पहला होता है हमारा ओरल कैविटी, दूसरा होता है हमारा आई, तीसरा होता है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट वन, हम बात करें ऑब्वियसली मीडियम की। जब मीडियम की बात आती है तो ऑब्वियसली एसिडिक और एल्कली नेचर की बात आती है। जब हम बात करें एसिडिक ड्रग, देखो ड्रग जो है वो 2 तरह की होती है, एसिडिक और बेसिक। अगर हम एसिडिक ड्रग्स की बात करें तो एसिडिक ड्रग्स आर बेटर अब्सॉर्ब इन एसिडिक मीडियम, बेसिक ड्रग्स आर मोर अब्सॉर्ब्ड इन और बेटर अब्सॉर्ब्ड इन बेसिक मीडियम। अगर हम बात करें एसिडिक ड्रग्स की तो हमारी है एस्प्रिन। एस्प्रिन का जो है कंटेंट नेम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये एक प्रकार की एसिडिक ड्रग है, एक प्रकार की एसिडिक ड्रग है। यस और नो। नेक्स्ट वन है आपकी एल्केलिन ड्रग। ये जो एल्केलिन ड्रग है आपकी ऑब्वियसली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यस और नो। फिर हमने पढ़ा था इसमें बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। देखो जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, ड्रग का जितना अमाउंट हमारे एब्जॉर्प्शन के बाद में और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद में जितना ड्रग का अमाउंट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जाता है उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको हम बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी। आया या नहीं आया समझ में। देखो अगर ओके सर, अगर 60 mg एओर्टा में गई है तो एब्जॉर्ब नहीं होगी क्या? अरे भैया जब एओर्टा में आ गई है रुचिका जी, जब ड्रग एओर्टा में आ गई है तब उसका क्या एब्जॉर्प्शन होगा? ये तो अब्जॉर्ब होकर के आई है ना। ऐसे रुचिका जी क्या कर रहे हो आप? इसकी बायोबिलिटी जो है ऑब्वियसली एब्जॉर्ब होकर के ही आई है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होकर के ही आई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 100 mg की कोई ड्रग है और 100 mg की पहुंची यहाँ पे 60 mg है ना, तो 60 mg जो है इसका एब्जॉर्प्शन हुआ है ना, तो 60 mg ये गई लीवर में और लीवर में इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया 20, कितनी रह गई 40, तो 40 mg जो है वो आपके हार्ट तक पहुंचेगी और एओर्टा में पहुंचेगी, दैट इज 40 mg इज द बायोअबिलिटी।
अब आया या नहीं आया समझ में? बोलो भैया। यस सर, ऑल कंसेप्ट आर क्लियर एंड डाइजेशन की डेफिनेशन भी बेस्ट, पकोड़े की पकौड़ियां बनाना। वेरी गुड वर्मा जी। चलो, हाँ, थैंक गॉड आप समझ तो गए। चलो नेक्स्ट वन, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े से हमारे टॉपिक को और बढ़ाते हैं आगे। चलो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, ऑब्वियसली आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में सुना होगा। अच्छा, एक ड्रग मैं आपको और बता दूं, एक ड्रग जिसका नाम आपने सुना होगा, एंटीजी। सुना है क्या? ओ सॉरी, यहां पे एंटीजी सुना है आपने? अरे एंटीजी नहीं, आंटीजी नहीं, एंटीजी। अगर हम बात करें एंटीजी की, देखो एंटीजी का पूरा नाम ऑब्वियसली नाइट्रोग्लिसरीन। चलो, अगर हम बात करें नाइट्रोग्लिसरीन की, ये लो सर एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन। आंटीजी नहीं, यहां पे एंटीजी है। अगर आंटीजी यहां पे रात को नहीं है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोग्लिसरीन की, ये जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है ऑब्वियसली ये एंजाइना में हम देते हैं। कहां पे देते हैं? एंजाइना में। व्हाट इज एंजाइना? एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट पेन ड्यू टू द इस्चीमिया ऑफ द हार्ट। अगर मैं बात करूं इसमें एंजाइना की, एंजाइना में जो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम देते हैं जिसका नाम है एंटीजी। और ये जो एंटीजी होती है ऑब्वियसली ये वेजोडाइलेटर होती है। क्या होती है सर? वेजोडाइलेटर होती है। सर थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, हमारी बायोबिलिटी से कुछ रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं इसमें, देखो ये मैं रेड पेन से इसको थोड़ा सा मैं बना देता हूं ताकि बच्चों को समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑब्वियसली मान करके चलें कि एंटीजी आपके 100 mg, कितनी है? 100 mg, ठीक है। और ये जो एंटीजी है, एंटीजी का क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। ऑर्गन से कहां पहुंच गई? ब्लड में। जब ऑर्गन से ब्लड में पहुंची तो ये कितने अमाउंट में पहुंची सर? 100 mg। अच्छी बात या बुरी बात? टेरोट विथ मेगा, वाओ दैट्स ग्रेट जी। अगर हम बात करें इसमें 100 mg, 100 mg जो है वो कहां पहुंच गई सर? 100 mg आपकी पहुंच गई कहां पे? ब्लड में। कंडीशन क्या कहलाएगी? एब्जॉर्प्शन। अब देखो ये जो 100 mg पहुंची है, अब ये 100 mg है आपकी नाइट्रोग्लिसरीन। अब नाइट्रोग्लिसरीन को अपने ऊपर गुरूर सा होने लगा, यार मेरे से जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं है। तो ये नाचती कूदती हुई बराबर से अपने एटीट्यूड के साथ में ये पहुंची आपके लीवर में। और लीवर ने देखा कि अच्छा ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड में है, अच्छा ये लड़की है, अच्छा लड़कियां एटीट्यूड करती है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास में आने दे बेटा, तो तेरा भी इलाज होगा। अगर मैं बात करूं इसमें तो 100 mg ये कहां पहुंच गई? लीवर में पहुंच गई। जैसे ये लीवर में 100 mg पहुंची तो लीवर ने अपना रूप दिखाया। और ये जो एंटीजी है, इस एंटीजी का 100% क्या हो जाता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ये कितनी पहुंचेगी सर? 0 mg। ऑब्वियसली हमारे हार्ट तक ये कितनी पहुंचेगी? हमारे एओर्टा तक कितनी पहुंचेगी सर? 0 mg। अगर यूं मैं कह दूं, देखो इसका एब्जॉर्प्शन 100 mg हो रहा है, तो अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात है ना। आगे चल करके क्या पता सिस्टेमिक सर्कुलेशन में 100 mg पहुंचे, है ना। लेकिन बात लीवर तक पहुंच गई। जब बात लीवर तक पहुंची, अच्छा ये बात है, तो यहां पर इसका पूरा का पूरा जो रुपया है, इसका पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो लीवर के द्वारा छीन लिया जाता है। पूरा का पूरा एटीट्यूड इसका छीन लिया जाता है। और ऑब्वियसली रह जाएगा कितना? 0 mg। सुनो 0 mg जो है वो कहां तक पहुंचेगा? एओर्टा तक पहुंचेगा। दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। अब बताओ मुझे आया या नहीं आया समझ में? बहुत अच्छी बात सर, वाओ दैट्स ग्रेट। ओके चलो नेक्स्ट वन हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो, तो ये आपको पता है एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है वो वेजोडाइलेटर होती है, वेसल्स को डायलेट कर देती है। बात आती है सर कि ये आर्टरी को डायलेट करती है या फिर वेन को डायलेट करती है। अगर मैं बात करूं तो ये आर्टरी को डायलेट करेगी या वेन को डायलेट करेगी, ये बात मैं आप तक छोड़ता हूं। आप मुझे बताओगे कि वेजोडाइलेटर में ये वीनो डायलेटर है या आर्टीरियो डायलेटर है? जी बताइए, ये आर्टीरियो डायलेटर है या वीनो डायलेटर है? बताइए।
जी यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके ओके, बताइए। चलो अगर मैं बात करूं, इसमें ध्यान दो, नेक्स्ट वन टॉपिक की, हमारा जो नेक्स्ट वन टॉपिक है ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन जो है। एब्जॉर्प्शन में कुछ चीजें जो हमको पढ़नी है, ऑब्वियसली हम बात करें, पहली जो टर्म आती है जिसका नाम है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट, नेक्स्ट वन एडवर्स इफेक्ट, नेक्स्ट वन है इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस, देन नेक्स्ट वन है ऑब्वियसली एक जो है प्लेसबो। ओके एक मिनट, टॉलरेंस, प्लेसबो नहीं, टॉलरेंस। चलो बता दो मुझे, स्टोरेज बिट मेगा, वाओ, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। चलो अगर हम बात करें इसमें, देखो ध्यान से सुनना कि ये जो है आपकी नाइट्रोग्लिसरीन, ये नाइट्रोग्लिसरीन कभी भी वेजोडाइलेटर में ये होती है आपकी दोनों डायलेटर, एक होती है आर्टीरियो डायलेटर और एक होती है आपकी वीनो डायलेटर। ये दोनों डायलेटर होती है, ठीक है, ना कि वीनो डायलेटर ना कि आर्टीरियो डायलेटर, ये दोनों डायलेटर होती है सर, दोनों डायलेटर होती है। प्रियंका शर्मा, शर्मा जी ये दोनों डायलेटर होती है, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं इसमें ध्यान दो, हमारी दो टर्म और निकल के आती है जिसका नाम है सॉरी, चार टर्म और निकल के आती है जिसका नाम है साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, इंटॉलरेंस और टॉलरेंस। अगर मैं बात करूं इसके साइड इफेक्ट की, देखो जो साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट का मतलब होता है, देखो ध्यान से सुनना सर, साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, चलो हम ऐसे ही बताएंगे। चलो पहले कोई नहीं, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान ले लेते हैं। साइड इफेक्ट का मतलब होता है कि अनवांटेड इफेक्ट एट थेरेप्यूटिक डोज। थेरेप्यूटिक डोज पे क्या आना, अनवांटेड इफेक्ट आना। एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है अनवांटेड इफेक्ट एट टॉक्सिक डोज, ठीक है। इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस का मतलब होता है एडवर्स इफेक्ट एट थेरेप्यूटिक डोज। थेरेप्यूटिक डोज पे क्या आना, एडवर्स इफेक्ट आना। अब देखो ये तीनों टर्म जो है, तीनों जो टर्म है वो आपके क्लियर हो जाएगी। देखो फर्स्ट वन हम अगर बात करें तो हम तीनों टर्म को एक एग्जांपल के द्वारा पढ़ते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, ऑब्वियसली हम एग्जांपल के द्वारा पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फर्स्ट वन, एक कोई पेशेंट है जो कि इन्फेक्शन लेकर के आया, मेरे पास में आया इन्फेक्शन लेकर के कि सर मुझे इन्फेक्शन हो गया है, मेरा इन्फेक्शन ठीक कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उसे दी एंटीबायोटिक, क्या दी, एंटीबायोटिक दी, और मैंने उसे बोला कि शिद्दत के साथ में लेना। शिद्दत के साथ में मैंने जो एंटीबायोटिक है वो 3 mg दे दी, 3 mg, और बोला कि दिन में आपको 2 बार लेना है, दिन में आपको 2 बार लेना है, ठीक है। अब वो लेकर के चला गया और हमने जो है 20 दिन का कोर्स लिख दिया इसका। कितने दिन का, 20 दिन का कोर्स लिख दिया। जब 20 दिन का कोर्स लिखा हमने, तो बताओ ड्रग जो है वो कितनी हो गई, ड्रग ऑब्वियसली हो गई, सॉरी हमने 10 दिन का कोर्स लिख दिया। जो 10 दिन का हमने कोर्स लिखा, ऑब्वियसली जो ड्रग हो गई हमारी 20, कितनी हो गई 20, जो गोलियां थी, टैबलेट थी, वो हो गई हमारी 20। अब कितने एमजी हो गई, बात अगर एमजी की बात करें तो आप बीडी दे रहे हो और 3 एमजी की दे रहे हो तो हो गई 60 एमजी। कितनी हो गई सर, 60 एमजी हो गई। हाँ जी सोनाक्षी शर्मा जी, देखो जी अगर मैं बात करूं इसमें, तो आपको राइटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना है सोनाक्षी जी, आपको वर्डिंग के ऊपर ध्यान देना है ना। चलो अगर मैं बात करूं इसमें, ध्यान दो कि एक पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, मैंने एंटीबायोटिक दे दी 3 mg की, बोला कि आपको दिन में 2 बार लेना है। मैंने 10 दिन का ये कोर्स लिख दिया, 20 टेबलेट दे दी और कुल टोटल डोज मैंने लिख दी 60 mg। अब 60 mg, अच्छा वो जो था, वो पर्सन जो था वो था आपके इलिटरेट। कैसा था, इलिटरेट, इलिटरेट बोले तो अनपढ़, वो अनपढ़ था और वो मेरे से एंटीबायोटिक ले गया। जब ये एंटीबायोटिक ले गया, उसने न केवल ऑब्वियसली ना के बराबर गोलियां खाई थी, उसने 8 गोलियां खाई थी। कितनी गोलियां खाई थी, 8।
8 टेबलेट खाई थी, और 8 टेबलेट खाने के बाद में उसका इन्फेक्शन ठीक होने लगा। जब इन्फेक्शन ठीक होने लगा तो वो अपनी पत्नी को बोलने लगा कि मेरा इन्फेक्शन ठीक हो रहा है, इन्फेक्शन अगर ठीक हो रहा है तो मैं इसे क्यों ना छोड़ दूं। लेकिन उसकी जो बीवी थी वो समझदार थी। बीवी क्या थी? समझदार। बीवियां जो है वो समझदार होती है। अगर मैं बात करूं इसमें, तो जो बीवी थी वो समझदार थी। उसने ये बोला, उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि आपको जो है पूरी की पूरी ड्रग्स को लेना है, किसी भी ड्रग्स को नहीं लेना है, टाइम टू टाइम लेना है। अब इलिटरेट पर्सन है, खोपड़ी फिर गई। जब खोपड़ी फिरी तो ये जो 8 टेबलेट थी, गुस्से के साथ में, इधर बीवी के ऊपर गुस्सा तो आ ही रखा था, तो उसने गुस्से में बाकी की जितनी भी जो टेबलेट थी, बोले तो 12 टेबलेट, वो 12 टेबलेट ने एक साथ खा ली। जब 12 टेबलेट वो एक साथ खा ली, अब मुझे बताओ उसका जो है वो क्या हो गया? लीवर फेल हो गया। ये है आपके पहला केस, ये आपके फर्स्ट केस है। दूसरा केस, एक एजुकेटेड पर्सन था जो कि सेम इन्फेक्शन लेकर के आया, मैंने सेम ट्रीटमेंट दिया। जब सेम ट्रीटमेंट दिया मैंने एजुकेटेड पर्सन को, तो ये भी एंटीबायोटिक को लेता है, और एंटीबायोटिक को लेने के दौरान उसको बीच बीच में नोजिया एंड वॉमिटिंग होने लगे। क्या होने लगे? नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, जब नोजिया एंड वॉमिटिंग होने लग गए तो एट लास्ट वो पहुंचा कहां? डॉक्टर के पास में, ऑब्वियसली मेरे पास में, है ना, मेरे पास में। जब वो मेरे पास में आया तो बोलने लगा कि मैं जो है कहे अनुसार, आपके कहे अनुसार गोलियां ले रहा हूं, लेकिन मुझे नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है। ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस जो है ऑब्वियसली वो था एजुकेटेड पर्सन, सेम इन्फेक्शन लेकर के आया था। जब सेम इन्फेक्शन लेकर के आया था तो मैंने उसको ये सेम ट्रीटमेंट दिया। जब मैंने उसको सेम ट्रीटमेंट दिया तो सेम ट्रीटमेंट देने के दौरान क्या होता है सर, कि मैंने उसे जब सेम ट्रीटमेंट दिया तो ऑब्वियसली मेरे कहे अनुसार वो 10 के 10 दिन तक ट्रीटमेंट लेता है, आराम से वो ट्रीटमेंट लेता है। जब वो आराम से ट्रीटमेंट लेता है, तब ट्रीटमेंट लेने के बाद में, वरुण जी खोपड़ी के ऊपर ध्यान ना दे, है ना, हमें पढ़ाने के ऊपर ध्यान दे भाई। अगर मैं बात करूं, इसमें एजुकेटेड पर्सन था, आपने एंटीबायोटिक दी, जब एंटीबायोटिक दी आपने तो उसने एंटीबायोटिक खाई, मेरे कहे अनुसार खाई सर उसने। जब मेरे कहे अनुसार खाई उसने, तो इसने जो है 10 दिन तक खाई, और 10 दिन तक खाने के बाद में उसका लीवर जो है वो क्या हो गया? लीवर हो गया फेल। ओ माय गॉड। सर दौड़ा दौड़ा आया था दौड़ा सा आया मेरे पास में, और वो बोलने लगा कि सर मैं आपके कहे अनुसार मैंने गोलियां खाई, फिर भी मेरा लीवर फेल हो गया। बताओ, ये 3 केसेस हैं। अब ये बताओ मुझे कि इन तीनों केसेस में किस में साइड इफेक्ट हो रहा है, किस में एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, और किस में आपके इंटॉलरेंस हो रहा है? बताइएगा जी, बताना स्टार्ट करिए। फर्स्ट केस में साइड इफेक्ट होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा, या इंटॉलरेंस होगा? सेकंड केस में तीनों कंडीशन होगी, तीनों में से कौन सी कंडीशन होगी? थर्ड केस में तीनों में से कौन सी कंडीशन होगी? आप जवाब दीजिए, बताइए जी, बताइए, स्टार्ट हो जाइए। आप स्टार्ट हो जाइए, बताइए। अच्छा, दूसरा केस साइड इफेक्ट। वाह नेहा जी, हाँ जी, जी बताइए। तीसरा केस साइड इफेक्ट मंशु। ओ माय गॉड। इन केस फर्स्ट केस एडवर्स इफेक्ट, फर्स्ट टॉक्सिक डोज मंशु स्कोलिया। थर्ड अनवांटेड इफेक्ट, ओ माय गॉड, ये तो अलग ही जा रहे हैं, टोरेट विथ मेगा जी। सेकंड साइड इफेक्ट, देखो सर आप खुद बता रहे हो, मैंने आपको खुद को इतना काबिल कर दिया है कि आप मुझे बता पा रहे हो कि किसमें साइड इफेक्ट है, किसमें एडवर्स इफेक्ट है, और किसमें हमारा इंटॉलरेंस है। देखो ध्यान से सुनो सर कि मैंने डेफिनेशन में आपको क्या बताया था। अब कसम है आपको कि आपको डेफिनेशन को और इन केसेस को दोनों कंडीशन को साथ में लेकर के चलना है। देखो पहला जो है हमने पढ़ा था साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट का मतलब होता है अनवांटेड इफेक्ट एट थेरेप्यूटिक डोज। अब थेरेप्यूटिक डोज पे सर अनवांटेड इफेक्ट आना, कंडीशन क्या कहलाएगी? साइड इफेक्ट। अगर जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, अरे अब सुन लो दुनिया के लोगों, सुनो अब सुनने का टाइम आ गया। देखो, हाँ जी, जी अब सुनिएगा।
जी अगर हम बात करें इसमें ऑब्वियसली देखो साइड इफेक्ट का मतलब होता है अनवांटेड इफेक्ट एट थेरेप्यूटिक डोज, थेरेप्यूटिक डोज पे जो अनवांटेड इफेक्ट आते हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें इसमें खोजोगे कि थेरेप्यूटिक डोज जो है वो कहां चल रही है, एक तो यहां चल रही है थेरेप्यूटिक डोज और एक यहां चल रही है, ठीक है। अब बीच बीच में उसे क्या होने लगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होने लगा, ठीक है। और मेरे कहे अनुसार ली उसने, कहे अनुसार ली बोले तो थेरेप्यूटिक डोज लिया, क्या लिया, थेरेप्यूटिक डोज। जब थेरेप्यूटिक डोज पे अनवांटेड इफेक्ट आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, साइड इफेक्ट। तो दूसरा केस हो गया हमारा साइड इफेक्ट। अच्छा पहला केस, पहले केस में हमने पढ़ा था सॉरी हमने दूसरा जो है इसमें टर्म पढ़ी थी अनवांटेड इफेक्ट एक टॉक्सिक डोज। चलो ये लो सर इसमें आओ, देखो अब इसमें जो है अनवांटेड इफेक्ट क्या आया कि इसमें जो है वो 10 गोलियां एक साथ में खाली, सॉरी 12 गोलियां एक साथ में खाली। जब 12 गोलियां एक साथ में खाई इसने तो हो गया लीवर फेल। जब लीवर फेल हुआ इसका तो बताओ मुझे कौन सी डोज थी, ये थी आपकी टॉक्सिक डोज, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक डोज तो इसने ली नहीं तो ये इनटॉलरेंस तो होगा ही नहीं। अगर मैं बात करूं टॉक्सिक डोज की तो ये टॉक्सिक डोज जो है, टॉक्सिक डोज पे अगर अनवांटेड इफेक्ट आए कंडीशन कहलाएगी एडवर्स इफेक्ट। अगर हम बात करें एडवर्स इफेक्ट की तो इसमें जो फर्स्ट केस होगा हमारा वो होगा एडवर्स इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इसमें टॉक्सिक डोज ले रहा है। एक साथ में कितनी ड्रग को खा रहा है, एक साथ में सर 12 ड्रग को खा रहा है। जब 12 ड्रग को खा रहा है तो एडवर्स इफेक्ट हमेशा हमको पता है कि टॉक्सिक डोज पे होता है भैया। अगर हम बात करें तो थर्ड केस की, तो थर्ड केस का मतलब होता है, देखो थर्ड केस में एजुकेटेड पर्सन था, एंटीबायोटिक मेरे कहे अनुसार ली, फिर भी उसका लीवर फेल हो गया। लीवर फेल होना एक तरह का एडवर्स इफेक्ट है। और तो एडवर्स इफेक्ट आना किस पे आना सर, एडवर्स इफेक्ट आना थेरेप्यूटिक डोज पे। और एजुकेटेड पर्सन था तो इसने जो थेरेप्यूटिक डोज ली वो मेरे कहे अनुसार ली, इसीलिए इसमें जो एडवर्स इफेक्ट आएगा थेरेप्यूटिक डोज पे उसको हम क्या कहेंगे सर, उसको हम बोलेंगे इनटॉलरेंस। या आया या नहीं आया समझ में, आपको समझ में आया सर अक्षिता जी, बिल्कुल। तो थर्ड केस जो हमारा वो क्या है, रुचिका ठाकुर, यस थर्ड है आपका इनटॉलरेंस। आगे बढ़े, एक जो टर्म हमारी और बाकी रह गई है जिसका नाम है टॉलरेंस। वाह ग्रेट, व्हाट इज टॉलरेंस। अब टॉलरेंस के बारे में बताइएगा। अब एक चीज आप भी तो मुझे बताओ कुछ कि टॉलरेंस का मतलब क्या है, मुझे भी तो कुछ सीखना है आपसे, बताइएगा टॉलरेंस का मतलब क्या होता है जी। वेरी गुड, आ गया, यस सर समझ में। चले अब बताओ मुझे, अब बता दो भैया टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली अगर हम टॉलरेंस का मतलब समझें तो टॉलरेंस का मतलब होता है कि वही प्रीवियस इफेक्ट, वही सेम साइकिक इफेक्ट को पैदा करने के लिए हम रेगुलरली डोज को बढ़ाते हैं, अमाउंट ऑफ द ड्रग को हम बढ़ाते हैं, इसको हम कहते हैं। देखो इसमें टॉलरेंस का मतलब होता है क्या, टॉलरेंस का सीधा सा मतलब होता है सर कि रेगुलरली increase the dose of drug to enjoy same previous psychic effect। अगर हम बात करें इसमें ध्यान दो, रेजिस्टेंस, देखो भैया रेजिस्टेंस होता है आपके ड्रग्स के द्वारा, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स के द्वारा होता है रेजिस्टेंस पैदा, जिसमें जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया ड्रग को काम नहीं करने देते हैं, ड्रग के इफेक्ट को रोक देते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। नो इफेक्ट ऑन थेरेप्यूटिक डोज, ओ माय गॉड अक्षिता जी। वरुण, डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू ए मेडिकेशन सब्सटेंस दैट इज यूज्ड रिपीटेडली। अगर मैं बात करूं इसमें तो देखो ये आप सभी बोल रहे हो जो किताबी लैंग्वेज बोल रहे हो, मुझे समझाने दो, अच्छे से समझाने दो, ताकि ये जो आपके थोड़े से नादान बच्चे हैं उनको ऑब्वियसली समझ में आ पाए। अगर मैं बात करूं इसमें देखो टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस का मतलब होता है
टॉलरेंस का मतलब होता है कि पर्सन रेगुलरली डोज ऑफ द ड्रग्स को बढ़ाएगा, वही सेम प्रीवियस साइकिक इफेक्ट को एंजॉय करने के लिए। अब मैं बात करूं टॉलरेंस, अब इस लाइन का मतलब क्या है एग्जैक्टली वो हम पढ़ते हैं। देखो हम टीचर लोग जो है दिन में 6-6 घंटे 8-8 घंटे जो वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। जब स्टूडेंट को पढ़ाते हो तो ऑब्वियसली हमें थकान सी होती है। जब हमें थकान सी हुई तो हम किसके पास में गए, फ्रेंड के पास में, और बोला कि हमें थकान हो रही है, कुछ दवाई दो। और दवाई के चलते जो है ऐसी दवाई देना कि हमारी थकान दूर हो जाए। तो उनके पास में एक ही दवाई होती है जिसका नाम है खंबा। खंबा बोले तो अल्कोहल। अब अच्छा, तो दोस्तों ने क्या किया, ये जो खंबे का ढक्कन खोला और ढक्कन खोल करके उसने एक पैक बना दिया और एक पैक बना करके मुझे बोला ये ले, और मैंने एक पैक पी लिया। एक पैक पीने के बाद में मेरी थकान सारी की सारी उतर, मुझे रिलैक्स फील होने लगा। मेरे मन में नो आइडियाज, कोई भी आइडिया नहीं, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा इधर उधर हरकतें करी, है ना, कुछ साइकिक बिहेवियर किया और फिर मैं सो गया। बेवड़ों की तरह थोड़ा सा किया मैंने, है ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ली है, तो फर्स्ट टाइम लिए तो ऑब्वियसली मुझे साइकिक इफेक्ट पैदा होंगे, तो बेवड़ों की तरह मैंने भी किया। तो फिर मैं कुछ समय तक किया, फिर मैंने सो गया। ऐसा नहीं कि रोडों पे निकला मैं बेवड़ों की तरह, ठीक है। अब क्या हुआ कि 2 दिन बाद में वही हालत, वही थकान। और जब ये थकान हुई तो गया कहाँ, दोस्तों के पास में, भैया थकान मिटा दो। तो उनके पास में वही दवाई थी, कौन सी, ये। जब उनके पास में खंबा थी, खंबा खुला, खंबा खोलने के बाद में पैक बना, पैक बनाने के बाद में मैंने जो है वह पैक पिया। लेकिन इस बार जब मैंने फर्स्ट पैक पिया तो मुझे चढ़ी नहीं। मैं दोस्तों को बोला कि मुझे चढ़ी नहीं है, तो दोस्तों ने बोला ठहर जा, तुझे तो हम बताते हैं कि कैसे नहीं चढ़ती है। देखो उसने जो है फर्स्ट पैक बनाया, नहीं चढ़ी, उसने बना दिया सेकंड पैक। जब उसने सेकंड पैक बनाया, और मैंने सेकंड पैक लिया, और सेकंड पैक लेने के बाद में मुझे चढ़ गई। जब मुझे चढ़ी, मैंने इधर उधर साइकिक हरकतें करी थोड़ी सी और फिर मैं सो गया। जब तक खंबा लेने के बाद में जब तक चढ़े नहीं ना, तब तक मजा नहीं आता, ठीक है। अब फिर 2 दिन बाद में गया किसके पास में, दोस्तों के पास में। जब दोस्तों के पास में गया मैं, और दोस्तों के पास में गया, दोस्तों के पास में वही खंबा था और वही खंबे का ढक्कन खुला, और ढक्कन खोलने के बाद में उन्होंने एक पैक बनाया, मैंने लिया, चढ़ी नहीं। उन्होंने दूसरा पैक बनाया, मैंने लिया, चढ़ी नहीं। अब मैं बोलता हूं कि आपकी दवाई तो अब काम ही नहीं कर रही है। दोस्त बोले ठहर जा, हम तीसरा पैक बना रहे हैं, अब देखना अब चढ़ेगी। तो उन्होंने तीसरा पैक बनाया। जैसे उन्होंने तीसरा पैक बनाया, मैंने पिया, मुझे चढ़ी। जब मुझे चढ़ी तो मुझे वही साइकिक इफेक्ट, प्रीवियस साइकिक इफेक्ट मेरे बढ़ गए। फिर मैंने इधर उधर बेवड़ों की तरह हरकतें की, सो गया। अब 2 दिन बाद में मुझे थकान हुई, तो अब मुझे जो है इन 3 पैक से काम नहीं चलेगा सर। पूरे का पूरा खंबा जो है जब तक मैं नहीं पीऊंगा तब तक मुझे चढ़ेगी नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं जो है रेगुलरली ड्रग की डोज को बढ़ा रहा हूं, वही सेम साइकिक इफेक्ट को पैदा करने के लिए। ये टर्म क्या कहलाएगी, टॉलरेंस। अब आया या नहीं आया समझ में, आप मुझे पहले ये बता दो। ओ माय गॉड, वरुण सिंह जी सर आपकी एग्जाम्पल सुपर सर, दोस्त बड़ा मस्त है, ओके। ओ माय गॉड, अक्षिता जी ऐसे दोस्त जो है आप मत बनाना, ठीक है। ये अलाउ जो है वो किसको है, केवल और केवल हम मेल लोगों को ही है जी। चलो आ गया समझ में सबको, यस और नो। हाँ जी, अब मुझे ये बताओ कि यहां तक हमने पढ़ा है, तो यहां तक पढ़ा है तो कोई आपको दिक्कत आई है। अब जिस चीज में दिक्कत आई है वो एक बार नहीं 10 बार पूछे भाई। किरण कुमारी, ये सर सुपर से भी ऊपर, ओ माय गॉड, सुपर से भी ऊपर मत पहुंचाओ भैया, ऊपर तो भगवान का घर है,
इतना भी ऊपर ना पहुंचा भाई, अभी तो और जीना है, दुनिया देखनी है भाई जी। देखो अगर मैं बात करूं इसमें तो ऑब्वियसली ये टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। हाँ जी, चलो अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी होती है, अरे सर आप ग्रेट हो, अरे इतना भी चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ यार, रहने दो, मारोगे क्या बच्चे को, बच्चे की जान लोगे। चलो अगर हम बात करें इसमें ध्यान दो, देखो एब्जॉर्प्शन हो गया हमारा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद में जो अगला कंपोनेंट आता है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या नाम है बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन। ओ माय गॉड, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जल्दी से फटाफट से बता दो भैया, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। अब तारीफों के पुल बांधा बंद करो और मुझे अच्छे से बताओ। पहली बार फार्मा दिमाग में गई, कॉलेज टाइम से अभी तक नहीं गई। ओ माय गॉड, डिस्ट्रीब्यूशन। अब आ जाओ भैया डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मतलब समझे तो देखो ध्यान से सुनो। अगर हमने जो ड्रग ली है, मान लो ड्रग जो है वो कहां गई, स्टमक में, और स्टमक में जाकर के ये ड्रग आपकी पहुंच गई कहां, आपकी पहुंच गई ब्लड वेसल्स में, बोले तो ब्लड में। मान लो सपोज करो, अच्छा ये होता है एब्जॉर्प्शन, क्या होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ऑर्गन से निकल करके ब्लड में जाना। अगर मैं बात करूं इसमें ध्यान दो, अगर मैं बात करूं इसमें नेक्स्ट टर्म है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ाने से पहले मेरे को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। देखो मेरे को पढ़ाते पढ़ाते जो हेडेक सा होने लगा है, अब मुझे हेडेक सा होने लगा है अब, तो मैंने सर को बोला कि कोई जो है मेरे लिए ऐसी दवाई लाओ जिससे मेरा हेडेक ठीक हो जाए, और मैंने पढ़ाते पढ़ाते वो जो है दवाई को खा लिया। बोले तो मैंने खाया एस्प्रिन को। जैसे ही मैंने एस्प्रिन को खाया, एस्प्रिन जो है ये एस्प्रिन स्टमक से होकर के मेरे कहां गई, ब्लड में गई। और जैसे ही ये ब्लड में गई, क्या मेरा ब्लड में जाते ही क्या मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, आप मुझे बताओ कि क्या ये ड्रग ब्लड में जाएगी तो मेरा हेडेक ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, आप बताइएगा सर। अरे चाय, रुचिका जी चाय, इस बार चाय नहीं चाहिए, इस बार ड्रग्स चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन समझना है या नहीं समझना है, अगर चाय पिलाओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा भाई। ओ माय गॉड, सर मजा आ रहा है फार्मा में। चलो मजा तो ऐसे ही आएगा, देखो ध्यान से, ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है, टॉयलेट विद मेगा। चलो अगर हम बात करें इसमें, देखो एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन का सीधा सा मतलब होता है सर कि ऑर्गन से निकल करके ब्लड में जाना। जब ब्लड में जाएगी हमारी ड्रग, ब्लड में जाते ही क्या मेरी ड्रग ब्लड में जाते ही मेरा हेडेक ठीक हो जाएगा, मेरा हेडेक ठीक नहीं होगा। और मेरा हेडेक को ठीक करने के लिए जब तक ये ड्रग मेरी ऑर्गन्स ब्लड से निकल करके ये मेरे ब्रेन तक नहीं जाएगी, तब तक मेरा हेडेक ठीक नहीं होगा। तो इसको ब्रेन तक पहुंचना पड़ेगा, इसको मेरे अप्रोप्रिएट रिसेप्टर पर जुड़ना पड़ेगा। जब ये ब्रेन में जाकर के मेरे अप्रोप्रिएट रिसेप्टर पर जुड़ेगी, ब्रेन के रिसेप्टर पर जुड़ेगी, तब जाके मेरा हेडेक ठीक होना है, वरना हेडेक ठीक नहीं होना है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सीधा सा मतलब समझो कि एब्जॉर्प्शन का जस्ट उल्टा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन का जस्ट उल्टा। तो एब्जॉर्प्शन का जस्ट उल्टा होता है कि ऑर्गन से, यहां ऑर्गन से ब्लड में नहीं जा रही है ड्रग, यहां हमारी ब्लड से वापस निकल करके कहां आ रही है, ऑर्गन में आ रही है। कंडीशन क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को हम लिखते हैं, देखो इट इज अ प्रोसेस। ये क्या है सर, एक तरह का प्रोसेस है इन विच द ड्रग goes from blood to the organ, that is distribution. yes or no, आया या नहीं आया समझ में, ठीक है। जब तक मेरी टारगेट साइड तक नहीं पहुंचेगी ड्रग, जब तक मेरे ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, जब तक मेरे ब्रेन के रिसेप्टर पर जाकर के नहीं जुड़ेगी, तब तक ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना है। गॉट इट, यस, तब तक हमारी ड्रग काम नहीं करेगी। अच्छा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यस और नो। अच्छा, मैं यू कह दूं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एब्जॉर्प्शन का जस्ट उल्टा है, एब्जॉर्प्शन का जस्ट उल्टा है बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन।
अब आया या नहीं आया समझ में? यस और नो? ब्लड से निकल करके ऑर्गन में जाना डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑर्गन से निकल करके ब्लड में जाना एब्जॉर्प्शन है, फिर ब्लड से निकल करके ऑर्गन में जाना डिस्ट्रीब्यूशन है। यस और नो? आया या नहीं आया समझ में? एक बार सभी बोल दीजिएगा भैया जी। अगर मैं बात करूं इसमें, जी एक बार बोल दीजिए समझ में आया या नहीं आया। चले, रुचिका जी ने बोल दिया है यस सर, तो बाकी सबको समझ में आ गया है। अगर हम बात करें इसमें, तो नेक्स्ट जो है हमारी इसमें एक और टर्म आती है जिसका नाम है लोडिंग डोज। लोडिंग डोज, लोडिंग डोज। जब आप एम्स में काम करोगे, जब आप किसी हॉस्पिटल में काम करोगे, तो सुनने में आएगा आपको जो सुपीरियर नर्स है, जो सीनियर नर्स है, वो बोलेगी कि इसको लोडिंग डोज लगा दो, इसको लोडिंग डोज लगा दो, इसको लोडिंग डोज लगा दो। व्हाट डू यू मीन बाय लोडिंग डोज? बताइए, फटाफट से बता दीजिए मुझे कि लोडिंग डोज का मतलब क्या होता है। फिर हम लोडिंग डोज को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है लोडिंग डोज। बताइए जी। यस, लोडिंग डोज, लोडिंग डोज, लोडिंग डोज, लोडिंग डोज। जी बताइए। अगर मैं बात करूं लोडिंग डोज की, बताइएगा। देखो, लोडिंग डोज का मतलब होता है, क्या होता है वो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अब देखो एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कि आपका जो मलेरिया है, इस मलेरिया में जो आपको अफेक्ट करने वाला है वो होता है आपका प्लाज्मोडियम। कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये मोस्ट कॉमनली आपके किसको अफेक्ट करेगा? आरबीसी को। अच्छा, ये आरबीसी में घुस जाएगा और आरबीसी को फाड़ देगा। गॉट इट? तो अगर हम बात करें, ये जो प्लाज्मोडियम है जब आरबीसी में घुसेगा तो ये आरबीसी को फाड़ करके रख देगा, हमारे मलेरिया के साइन सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मेरे को क्या करना है कि इस प्लाज्मोडियम को मेरे को मारना है। मलेरिया इज कोज्ड बाय व्हाट? प्लाज्मोडियम। अगर इस प्लाज्मोडियम को मुझे आरबीसी में मारना है तो मुझे कौन सी ड्रग देनी पड़ेगी? सर, मुझे ड्रग देनी पड़ेगी आपके ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज क्लोरोक्विन। यस और नो? अगर मैं बात करूं क्लोरोक्विन की, अरे भैया लोडिंग डोज वर्मा जी, हायर देन रूटीन डोज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नो। अब देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं बात करूं क्लोरोक्विन की, ये जो क्लोरोक्विन है मुझे कितना चाहिए? मुझे कितना चाहिए कि मैं जो है प्लाज्मोडियम को मार दूं, आरबीसी में बड़े प्लाज्मोडियम को मार दूं? तो मुझे ऑब्वियसली कितना चाहिए क्लोरोक्विन? 100 mg। कितना चाहिए सर? 100 mg चाहिए। लेकिन आपने जैसे ही 100 mg लगाया, कहानी में ट्विस्ट आ गया। कहानी में ऐसे ही ट्विस्ट आया जब ये जो 100 mg है क्लोरोक्विन, ये आपके जो क्लोरोक्विन 100 mg है, ये क्लोरोक्विन 100 mg आपके पहुंच गया कहां? लीवर में। और जब लीवर में पहुंचा, इसका मतलब ये है, देखो आपने ब्लड में दिया, कहां पहुंच गया? लीवर में। अच्छा, ब्लड से निकल करके ऑर्गन में जाना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। यस और नो? तो ब्लड में दिया आपने और ये ऑर्गन की तरफ निकल गया, कहानी में ट्विस्ट लेके। कंडीशन को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने फिर यहां पर 300 mg क्लोरोक्विन लगाया, कहानी में फिर ट्विस्ट आ गया, ये भी कहां निकल गया? लीवर में। हो गया परेशान, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। मैंने इसको इस बार 500 mg दिया, कहां निकल गया? लीवर में। मैंने ऐसे करते करते इसको कितना दिया सर? इसको मैंने दिया 900 mg। ये 900 का 900 mg का क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब मुझे क्लोरोक्विन को देख करके मुझे प्लाज्मोडियम को मारना है। मैं कैसे मारूंगा? मैं कैसे मारूंगा? अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये प्लाज्मोडियम मेरी मार लेगा, तो मैं कैसे मारूंगा? अगर मैं बात करूं इसमें, ध्यान देना, ये जो आपके क्लोरोक्विन दे रहे हो, आपके 900 mg कहां चला गया सर? ये चला गया आपके लीवर में। जैसे ये लीवर में गया, तो ये लीवर में गया
और ये हो गया नष्ट, बिकॉज इसका 900 mg तक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब देखो ध्यान से सुनो कि ये क्या हो रहा है, इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। देखो आपने सर्दियों के टाइम में, सर्दियों का मौसम था, जब पिताजी के पास में एक स्कूटर हुआ करता था। पिताजी क्या करते थे सर्दियों के मौसम में, स्कूटर को किक लगाते थे। जब किक लगाते थे बहुत टाइम परेशान हो जाते, 10 बार किक लगाते, और 10 बार किक लगाने के बाद में फिर क्या करते थे, उसको ढू 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 करके स्टार्ट करते थे। ऐसे करते थे या नहीं करते थे सर? अगर मैं बात करूं, इसमें ध्यान दो, तो ये ढू ढू करने का क्या मतलब हुआ? ढू ढू करने का मतलब हुआ कि इसमें इंजन जो है, इंजन को काम करने के लिए पेट्रोल लगेगा, इसमें पेट्रोल लगेगा, इसमें डीजल लगेगा, सुनो। और आपने ये क्या किया सर, आपने जो है मुझे हमें ये समझा दिया कि ठीक है सर, स्कूटर को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या प्रोसेसिंग हो रही है। हमें स्कूटर की प्रोसेसिंग नहीं देखनी है, हमें हमारी प्रोसेसिंग देखनी है। देखो जो आपके ये एग्जाम्पल के ऊपर चलने वाला है, हम अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें, देखो ध्यान से सुनो, जो मेड से स्टूडेंट फार्मा जितने भी पढ़े हैं उन सबको पता है कि भगवान का दिया हुआ सर के पास में सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, सब कुछ है। एक चीज की कमी है, किसकी? सहेली की। आप सबकी दुआएं लगी और मुझे सहेली मिल गई। जब मुझे सहेली मिली तो इस बार सहेली मुझे मिली, तो सहेली मिलने के बाद में रात को 1:30 बजे उसका मेरे पास में कॉल आता है, जानू कहाँ हो? बोलती है जानू कहाँ हो? मैं बोलता हूँ ऑब्वियसली घर पे ही हूँ, है ना, इतनी रात गई, सर्दियों का मौसम था, ऑब्वियसली मैं रजाई में घुसा हुआ था। वो बोले आ जाओ, मुझे कॉफी पीने का मन हो रहा है। अब बाय गॉड, हम लड़के इतने भोले होते हैं ना, जो सर्दियों के मौसम में बुलाए कड़ाके की ठंड पे, तो हम तैयार हो जाते हैं, है ना। अब मैंने क्या किया कि मैंने अपनी बुलेट उठाई और उठा करके इसको स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैंने जब इसको स्टार्ट किया, मेरे को फील हो गया कि इसमें जो फ्यूल कम है। मैंने क्या किया, वो जो फ्यूल था मेरे घर के कुछ ही डिस्टेंस में था, ऑब्वियसली पेट्रोल पंप, यहां पर मैं गया और मैंने क्या भरवा लिया? पेट्रोल भरवा लिया। ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैंने क्या भरवा लिया? पेट्रोल भरवा लिया। अच्छा, उस मेरे घर से, बोले तो पेट्रोल पंप से, उस सहेली का घर कितना दूर था? सहेली का घर कितना दूर था? पेट्रोल पंप से सहेली का घर दूर था ऑब्वियसली कितना? 100 रुपए का पेट्रोल जितना। कितना था? 100 रुपए का पेट्रोल जितना। और मैंने क्या किया? 100 रुपए का मैंने पेट्रोल भरवाया। जब मैंने 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया, सर्दियों का मौसम था और इंजन ठंडा था, तो मैंने क्या किया, वहीं पे भी अपनी बुलेट को स्टार्ट किया। ढूं 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 करके मैंने इसको स्टार्ट किया। जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली उसमें पेट्रोल लगता है, और ये जो 100 mg, ये जो 100 रुपए का पेट्रोल था, इसमें से मैंने 20 रुपए का पेट्रोल तो ढूं ढूं में ही निपटा दिया। पीछे बच गया कितना? 80 रुपए का पेट्रोल। अब मैं यहां से जाता हूं कहां? अपने सहेली के पास में, और मैं बीच में ही सोचता हुआ जाता हूँ, ओए होए सर्दियों का मौसम है, आज ये होगा, आज वो होगा, बड़ा मजा आएगा। ये मैं सोचते हुए जाता हूँ और कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। और जैसे ही कहानी में ट्विस्ट आया, मेरी जो बुलेट है वो बीच में ही मुझे धोखा दे गई और बीच रास्ते में ये बंद पड़ गई। जब ये बीच रास्ते में बंद पड़ी, मैं देखता हूँ ओ माय गॉड, मेरा तो फ्यूल खत्म हो गया है, मेरा तो फ्यूल ही खत्म हो गया है। इधर से सहेली का फोन आता है, जानू कहाँ फंस गए हो, मुझे इमीडिएटली कॉफी पीनी है। तो मैं बोलता हूँ जानू सुनो ना, मेरी जो बुलेट है वो धोखा दे गई, बंद पड़ गई। तो सहेली ने क्या बोला? दिल दहला देने वाली बात बोली। क्या बोली? ये बोला ब्रेकअप। ओ माय गॉड, मेरा दिल जो है वहीं पे दहल उठा। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर पेट्रोल पंप से उसके घर की दूरी थी 100 रुपए की, ठीक है। मैंने जैसे ही अपनी बुलेट को स्टार्ट किया, गर्म किया, 20 रुपए का पेट्रोल चल गया। पीछे बच गया कितना? 80 रुपए का। क्या मैं 80 रुपए में अपनी सहेली को कॉफी पिला पाऊंगा?
क्या मैं सहेली तक पहुंच पाऊंगा? नहीं सर, मैं सहेली तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर मुझे सहेली तक पहुंचना है तो मुझे कितने रुपए का फ्यूल भरवाना था? मुझे भरवाना था ऑब्वियसली 120 रुपए का, जिसमें 20 रुपए तो ढूंढू में ही जल जाता। पीछे बचता कितना 100, तो 100 रुपए में ऑब्वियसली मैं अपने सहेली के घर पहुंच जाता। वो भी होता जो होना चाहिए था, लेकिन दिल के अरमां में बह गए। कुछ भी ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। अब ध्यान से सुनो कि इसमें हो क्या रहा है। मैंने ये एग्जांपल आपको क्यों दिया है, मुझे पढ़ानी है सर लोडिंग डोज। आप लोडिंग डोज की तरफ बढ़ो, ध्यान से सुनो कि इसमें क्या हो रहा है। देखो इसमें हो रहा ये है कि जो क्लोरोक्विन आप दे रहे हो, ये क्लोरोक्विन आपके 900 की 900 किस में जा रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहां पे इस एग्जांपल को देखो कि इसमें 20 रुपए का तेल जल रहा है। जब इसमें 20 रुपए का तेल जल रहा है तो 20 रुपए का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जब 20 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो अब मुझे बताओ कि यहां पर अगर सहेली के घर पहुंचाना है, अगर मुझे प्लाज्मोडियम को मारना है, तो मुझे कितनी mg की ड्रग देनी चाहिए ताकि मैं प्लाज्मोडियम को, आरबीसी में प्रेजेंट प्लाज्मोडियम को मार पाऊं? मुझे देनी चाहिए सर एग्जैक्टली 100 mg, 1000 mg देनी चाहिए सर। क्यों? क्योंकि एक दिन में लिवर कितनी झेल सकता है, कितने ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है? ऑब्वियसली 900 mg। और पीछे बचेगा कितना? 100 mg। ओहो माय गॉड, हमको 100 mg ही चाहिए था क्लोरोक्विन को आरबीसी में प्रेजेंट प्लाज्मोडियम को मारने के लिए। अब आया या नहीं आया समझ में कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? आपको कसम है कि अगर आपने बोला कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया, अब ध्यान से सुनो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, केवल कहानियों को जोड़ना है। अगर मैं बात करूं लोडिंग डोज की, तो लोडिंग डोज का मतलब ये होता है सर, लोडिंग डोज का मतलब ये होता है द अमाउंट ऑफ द ड्रग। देखो लोडिंग डोज का मतलब भी समझ लो, द अमाउंट ऑफ द ड्रग is given to start थेरेप्यूटिक इफेक्ट। थेरेप्यूटिक इफेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ड्रग की अमाउंट, जितनी अमाउंट चाहिए, जितनी अमाउंट ड्रग की चाहिए मुझे किसको स्टार्ट करने के लिए सर? ड्रग के थेरेप्यूटिक इफेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मुझे जितना अमाउंट चाहिए वो होता है मेरा लोडिंग डोज। अब मुझे ये बताओ कि लोडिंग डोज जो है, लोडिंग डोज हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है? लोडिंग डोज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड होता है। जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोडिंग डोज उतनी ही ज्यादा होगी। मान करके चले कि किसी ड्रग का 1500 mg तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मेरे को लोडिंग डोज कितनी देनी पड़ेगी सर? 1600 mg। अगर किसी ड्रग का 2200 mg तक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो मुझे लोडिंग डोज कितनी देनी पड़ेगी सर? 2300 mg। अगर किसी का 500 mg तक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो मुझे 600 mg तक लोडिंग डोज देनी पड़ेगी। लोडिंग डोज का सीधा सा मतलब होता है कि ड्रग का ऐसा अमाउंट जिसको देते हैं हम क्या स्टार्ट करने के लिए, ड्रग के थेरेप्यूटिक इफेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो ड्रग की डोज दी जाती है वो अमाउंट क्या कहलाता है? लोडिंग डोज। अब बताओ मुझे कि आपको ये लास्ट टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, फिर क्लास को हैप्पी एंडिंग करते हैं। चलो लोडिंग डोज आया या नहीं आया समझ में आपको? ओ माय गॉड, आप सभी ने तो कॉमेडी मचा रखी है यहाँ पे ऑनलाइन में। चलो सबको आ गया समझ में? तो आज हमने पढ़ा था लोडिंग डोज तक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं दुआ करता हूं कि आगामी एग्जाम में आपको ऑब्वियसली सिलेक्शन मिले, ठीक है जी। चलो सबको थैंक्स टू ऑल।
आज की क्लास जो है हम यहीं पे हैप्पी एंडिंग करते हैं। सबको थैंक्स टू ऑल। चलो।